एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है बेटा। और लास्ट लेक्चर जो हमने बायोलॉजी का कवर किया था उसे आप देख के आए हैं, क्योंकि उसी से रिलेट करते हुए आज हम कवर करने वाले हैं लघु बीजाणु जनन। लास्ट में हमने यही पढ़ा था। जिस किसी बच्चे ने क्लास लगाया है उसको दिख भी रहा होगा कि मैडम ने लास्ट क्लास में यही बताया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? लघु बीजाणु जनन, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। मैं लिख के भी गई थी कि आज हमें क्या पढ़ना है, लघु बीजाणु जनन। लेकिन लघु बीजाणु जनन पढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये है पुष्प का नर भाग, और नर भाग को हमने नाम दिया था बेटा पुंकेसर। पूरा का पूरा जो पुष्प का नर भाग है इसे क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर को ही लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। पुंकेसर के मेनली दो हिस्से होते हैं। ऊपर की तरफ होता है परागकोश और नीचे की तरफ ये जो डंडी होती है इसे तंतु, पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। तो ये तो नॉर्मल है, ये तो इसको आधार यानी कि जो पुष्प का आधारी भाग है उसे जोड़ने के लिए है। लेकिन मेन जो संरचना है वो क्या है? परागकोश है। परागकोश के अंदर ही बेटा बनते हैं परागकण। ठीक है, परागकण ही वो संरचना है पुष्प की जिसके अंदर ही रहेगा नर युग्मक, यानी कि वो कोशिका जो आगे जाकर निषेचन करेगी और एक नए बीज का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये जो परागकोश है ना, ये परागकोश जब जब पुष्प कली अवस्था में है और कली अवस्था से धीरे 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 करके फूल बनने की प्रोसेस में है। ठीक है, कली से धीरे धीरे फूल बनने की प्रोसेस में है। उस दौरान परागकोश जो है, इस परागकोश के अंदर बेटा ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं। परागकोश के अंदर ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था कि परागकोश जो है वो एक द्विपालित संरचना है। द्विपाली का मतलब ये दो पालियों से मिलकर बनी हुई संरचना है। एक ये, दूसरी ये पाली है। दोनों पालियां जो इसकी हैं वो कली से फूल जब बनता है ना पुष्प, उस दौरान वो एकदम नया नया है, नया नया जन्म ले रहा है पुष्प। ठीक है, उस दौरान इसका जो परागकोश है ना वो भी एकदम नर्म, एकदम मुलायम और शुरुआती अवस्था में होता है। उस समय परागकोश खचाखच कोशिकाओं से भरा हुआ होता है, उसमें कोई अंग, कोई परागकण नहीं बनते। इस दौरान जब ये इस अवस्था में है कि इसके अंदर ढेर सारी कोशिकाएं हैं, तब इन कोशिकाओं को नाम दिया जाता है बेटा विभाज्योतिकी कोशिकाएं। ठीक है, कौन सी कोशिका? विभाज्योतिकी कोशिका। शुरुआती स्थिति में परागकोश के अंदर जब सारे अंगों का निर्माण नहीं हुआ, परागकोश में जब परागकण का निर्माण नहीं हुआ, उस स्थिति में परागकोश खचाखच कोशिकाओं से भरा हुआ होता है, जिन कोशिकाओं को विभाज्योतिकी कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ये स्थिति नहीं, डायरेक्ट मैंने आपको ये बताया था कि परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। इस दौरान जब आप इस परागकोश को आधा काट के देखो तो उसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, मतलब इसमें दो पालियां होती हैं। ये जो दोनों पालियां हैं वो एक आवरण से घिरे हुए होती हैं। बताऊंगी क्या है, इस आवरण से ये घिरे हुए होती हैं। इसके बाद अंदर की तरफ ये जो दो हिस्से दोनों तरफ दिख रहे हैं, इन दोनों हिस्सों को कहा जाता है बेटा लघु बीजाणु धानी। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? गोल हिस्सों को लघु बीजाणु धानी या इन्हें परागपुट भी कहते हैं। लघु बीजाणु धानी या इन्हें परागपुट भी कहते हैं, जिसके अंदर ही लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। बीच में इसमें एक गोलाकार संरचना होती है जिसे कहा जाता है बेटा संवहन बंडल। क्या कहते हैं इसे? संवहन बंडल कहते हैं। आज हमें इस पूरे स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे होता है, इसके अंदर परागकण कैसे बनते हैं, यानी कि परागकण या लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया जिसे लघु बीजाणु जनन कहा जाता है, वही समझना है डिटेल में। ठीक है, थोड़ा सा विस्तार में। क्वेश्चन हमारा नॉर्मल रहेगा कि परागकोश के अंदर लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए, या ऐसे भी पूछ सकता है कि एक
एक जो परिपक्व परागकोश है उसकी आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए एवं बताइए कि इसके अंदर परागकणों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के टाइप कुछ भी हो सकते हैं। सीधे वो पूछ सकता है कि परागकोश के अंदर परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या इसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा समझ में आ गया। एक बार जाके प्रीवियस वीडियो देख लेना, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है ना उसे भी समझ में आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ेंगे। ये डायग्राम जैसे का तैसा रहने देती हूँ, ये अभी लगेगा हमें। अब जो दूसरा डायग्राम है वो यही हम बना लेंगे और यहीं से हमें समझ में भी आ जाएगा। आई होप यहाँ तक जो बच्चा रेगुलर है, जिसने प्रीवियस लेक्चर भी अटेंड किया है बायोलॉजी का, वो इतनी चीज तो समझ गया होगा कि हम क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारा टॉपिक क्या है। चलिए, अब ये एकदम नवीन परागकोश है, इसके अंदर अभी कोई भी अंग नहीं बने। ठीक है, इसकी संरचना अभी कंप्लीट नहीं हुई। ये पूरा कोशिकाओं से भरा हुआ है, पूरा खचाखच कोशिकाओं से भरा हुआ है। इस स्थिति में जब धीरे धीरे पुष्प मैच्योर हो रहा है, तब परागकोश की ये जो विभाज्योतिकी कोशिकाएं हैं, इनमें से कुछ कोशिकाएं वृद्धि कर लेती हैं। विभाज्योतिकी कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं बेटा वृद्धि कर लेती हैं, ग्रोथ कर लेती है, और ग्रोथ करके वृद्धि करके बना लेती है बेटा, वृद्धि करके बना लेती है प्रपसु कोशिका। ठीक है, वृद्धि करके बना लेती है प्रपसु कोशिका। साथ ही साथ हम इसको जब आधा काट के देखेंगे ना, तो इसकी संरचना इसके अंदर कैसी होती है। ऊपर का हिस्सा काट के अंदर की तरफ देखेंगे, ऊपर का हिस्सा मतलब यहाँ से आपको काट के देखना है अंदर की तरफ कि इसकी संरचना कैसी है, वो आपको दिखाई देगी। चलिए, अभी के लिए इतना याद रखिए कि नवीन परागकोश ढेर सारी विभाज्योतिकी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन विभाज्योतिकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन से सबसे पहले परागकोश के बहुत सारे आवरणों का निर्माण होता है। अब हम बनाएंगे बेटा इसके आवरण। ठीक है, अब परागकोश को हम थोड़ा सा परिपक्व करवा रहे हैं। हम करवा रहे हैं क्या, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, परागकण के निर्माण की प्रक्रिया। चलो, सबसे पहले जब विभाज्योतिकी कोशिकाएं विभाजन कर रही है, साथ ही साथ परागकोश भी मैच्योर हो रहा है, एडल्ट बन रहा है, बड़ा हो रहा है, तब परागकोश के चारों तरफ एक लेयर बननी चालू हो जाती है बेटा। इस लेयर को कहा जाता है परागकोश का बाह्य स्तर। ठीक है, चारों तरफ एक लेयर बननी चालू हो गई, इस लेयर को कहा जाएगा परागकोश का बाह्य स्तर। आपको अच्छे से डिजाइन करके बनाना है। आपकी बुक में बढ़िया सा डायग्राम दिया है, पल्ले ना पड़े तो सिंपल बना लेना, लेकिन डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। क्यों? क्योंकि यही डायग्राम मैंने कल वाले लेक्चर में आपको थोड़ा सा आसान दिखाया था, आज यही डायग्राम हो जाएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट बेटा, क्योंकि परागकोश दो पालियों से मिलकर बना है, जिसमें चार क्या होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं। ये सबको पता है, चार क्या होते हैं, प्रकोष्ठ। चलिए बेटा, ये रहा हमारा डायग्राम। जब परागकोश कंप्लीट बन चुका है तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन बनेगा कैसे वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले विभाज्योतिकी कोशिकाएं विभाजन कर करके क्या बनाती है, इस परागकोश का बाहरी स्तर। बाहरी स्तर को बाह्य त्वचा कहा जाता है। ठीक है, ये जो बाहरी स्तर है इसे बाह्य त्वचा भी कहते हैं, मतलब परागकोश का बाहरी आवरण बन गया है ना।
तो ये तो पहले से भी बना हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर के आवरणों का निर्माण धीरे धीरे तब होता है जब परागकोश मैच्योर होता है, परागकोश धीरे धीरे बड़ा होता है। ठीक है, तो विभाज्य ज्योति की कोशिकाओं ने सबसे पहले परागकोश के बाहर का एक स्तर बनाया जिसे बाह्य त्वचा कहा गया। इसके बाद ये जो रेड कलर से अंदर की तरफ आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, इसको बोला जाता है बेटा अंतः त्वचा, अंतः त्वचा या अंतः स्तर। ठीक है, इसका निर्माण भी धीरे धीरे करके विभाज्य ज्योति की कोशिकाओं ने किया। मतलब जब परागकोश मैच्योर हो रहा है तो सबसे पहले इसमें आवरण बनेंगे, बाहर की तरफ बनेगा बाहरी आवरण, बाह्य स्तर जिसे बाह्य त्वचा भी कहते हैं, अंदर की तरफ अंतः त्वचा या अंतः स्तर भी कहते हैं। इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर से आपको लाइन दिखाई दे रही है, ग्रीन वाली ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं बेटा मध्य स्तर। ये बन गया मध्य स्तर, और मध्य स्तर के ठीक अंदर ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है बेटा टैपेटम। ठीक है, इसे कहा जाता है टैपेटम। अब जब परागकोश मैच्योर होने लग गया, उसी दौरान विभाज्य ज्योति की कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो गई और वृद्धि करके इन्होंने बना ली प्रपसु कोशिका। आगे जाकर प्रपसु कोशिका विभाजन करती है, प्रपसु कोशिका विभाजन करती है और विभाजन करके बनाती है बेटा क्या, देखो प्रपसु कोशिका, प्रपसु कोशिका करती है विभाजन, और विभाजन करके कौन सा विभाजन करके, तो समसूत्री विभाजन करके ये कोशिका बना लेती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अभी कौन सा विभाजन हुआ है, तो अभी हुआ है बेटा समसूत्री विभाजन, और प्रपसु कोशिका ने कौन सी कोशिका बना ली, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। आगे जाकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि मदर सेल ये करती है बेटा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो करती है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण करती है, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण करती है। मतलब ये 2 बार विभाजन करती है। पहली बार विभाजन करके एक कोशिकाएं 2 में बटेंगी, दूसरी बार विभाजन करके 2 कोशिकाएं 4 में बटेंगी, और जैसे ही लघु बीजाणु चतुष्क बनता है ये 4 लघु बीजाणु के रूप में कुछ ऐसे व्यवस्थित हो जाता है, ठीक ऐसे। ठीक है, ये बन गया लघु बीजाणु चतुष्क। और जब ये चतुष्क बन गया, एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता, इसमें जो एक है वो पीछे की तरफ होता है और जो हमें दिखाई नहीं देता। मतलब 3 जो सामने हैं वो हमको दिख जाते हैं, लेकिन एक जो इनके पीछे की तरफ इनसे जुड़ा हुआ होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, और इसे ही कहा जाता है बेटा लघु बीजाणु चतुष्क। जिससे लघु बीजाणु यानी कि परागकण, 4 है लघु बीजाणु चतुष्क में, तो ये चारों के चारों जब अलग होंगे तो 4 लघु बीजाणु यानी कि परागकणों का निर्माण होता है। यहाँ तक क्लियर। चलिए हम पढ़ क्या रहे थे, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु का मतलब, लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या है, तो लघु बीजाणु यानी कि परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को ही, परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे बेटा, लघु बीजाणु जनन। सबसे पहले परागकोश की विभाज्य ज्योति की कोशिकाएं धीरे धीरे परिपक्व होकर इसके आवरणों का निर्माण करती है। परागकोश के सारे आवरण धीरे धीरे करके बनते हैं। जो परागकोश है वो 4 कोष्ठ यानी कि 4 लघु बीजाणु धानी में बट जाता है। ये जो 4 गोल हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं इनको 4 प्रकोष्ठ या लघु बीजाणु धानी कहते हैं, जहां पर क्या बनेंगे बेटा, परागकण बनेंगे। सबसे बाहर की तरफ परागकोश की बाह्य त्वचा बनती है, फिर इसके अंदर होता है अंतः स्तर और इसके ठीक अंदर होता है मध्य स्तर। मध्य स्तर धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, मतलब एक समय के बाद ये पूरी तरह समाप्त हो जाता है। बचता है सिर्फ टैपेटम और अंतः स्तर और बाह्य त्वचा। ठीक है, तो ये जो टैपेटम है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे।
टैपिटम जो है बेटा उसका कार्य होता है कि ये जो नए परागकण बन रहे हैं, ये जो नए परागकण बन रहे हैं, इन्हें पोषण कौन देगा, ठीक है, इन्हें न्यूट्रिशन कौन देगा। तो टैपिटम का काम है बेटा नए बन रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना, ठीक है, नए बन रहे परागकणों की वृद्धि करवाना, उन्हें पोषण प्रदान करना, उनके पोषक पदार्थों की पूर्ति करना, ये होता है टैपिटम का काम। आगे अंदर की तरफ ये जो परागकण बन रहे हैं वो बन कैसे रहे हैं, तो कुछ विभाज्योति की कोशिकाएं अपने चारों ओर की कोशिका द्रव्य को समेट कर वृद्धि करके बन जाती है प्रपसु कोशिका। प्रपसु कोशिका करती है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन करके ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। प्रपसु कोशिका को आप ऊतकों का गुच्छा भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे ऊतक हैं, ये समसूत्री विभाजन करते हैं और लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाते हैं। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, मात्र का मतलब मदर सेल, मदर मतलब जन्म देने वाली, तो लघु बीजाणु को जन्म देने वाली जो कोशिका है वो करेगी अब बेटा अर्धसूत्री विभाजन, और एक बार में ये अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है, जो कि पहले चतुस्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये है बेटा लघु बीजाणु चतुस्क और ये युगपत प्रकार का है। अब इस लघु बीजाणु चतुस्क में बेटा 4 लघु बीजाणु हैं, ये चारों लघु बीजाणु धीरे धीरे वृद्धि करेंगे और अलग हो जाएंगे, चतुस्क टूटेगा, चारों लघु बीजाणु अलग होंगे और यहाँ पे एक बार में 4 लघु बीजाणु बन जाएंगे, और ऐसे करके ढेर सारी प्रपसु कोशिकाएं ढेर सारे परागकणों का निर्माण करती है। ये परागकण यहाँ जिस संरचना के अंदर होते हैं बेटा, उस संरचना का नाम होता है लघु बीजाणु धानी। इस संरचना का नाम होता है लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी के अंदर एक बार में ढेर सारी संख्या में परागकण बनते हैं। ब्लैक डॉट जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये है लघु बीजाणु। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, एक कंप्लीट परागकोश जब फट गया है, परागकोश का प्रस्फुटन हो चुका है, तब उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, मतलब उसमें सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो। और बीचों बीच में ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, इस संरचना को कहा जाता है बेटा संवहन बंडल। पता ही होगा आपको कि संवहन बंडल क्या होते हैं, हर एक स्ट्रक्चर में इनका निर्माण होगा, ठीक है। संवहन बंडल का मतलब जाइलम और फ्लोएम, जो कि यहाँ तक खाना पानी पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि परागकण एक जीवित कोशिका है ना, ये आगे जाके किसी न किसी नए जीवन की उत्पत्ति करेगी, बीज का निर्माण करेगी, तो इन कोशिकाओं को भी पोषण चाहिए, और पोषण इन तक लाने ले जाने का काम कौन करेगा, संवहन बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम। तो इस प्रकार एक परागकोश में इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने सारे स्तर होते हैं, टैपिटम का रोल मैंने आपको बता दिया। तो आप कह सकते हैं कि कंप्लीट परागकोश के अंदर पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया, जब परागकोश मैच्योर हो जाए उस समय पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और एक परागकोश के अंदर सैकड़ों की संख्या में परागकण बनते हैं एक बार में, ठीक है। अगर आप गुड़हल के फूल में देखेंगे, ध्यान से उसके पास जाएंगे और उसका जो पुंकेसर है उसमें परागकोश जब मैच्योर हो गया तो टच करके देखेंगे तो पीला पीला कलर का एक द्रव, ठीक है, द्रव तो नहीं कहेंगे, पीले कलर का एक पदार्थ आपकी स्किन से चिपकेगा, वो जो पीला पदार्थ है ना वही होते हैं बेटा परागकण, ठीक है, वही होते हैं क्या, परागकण। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पुष्प की संरचना कि फ्लावर होता कैसा है, उसके बाद मैंने आपको पुंकेसर बताया, पुष्प का जो नर भाग है, पुंकेसर के अंदर फिर इनका यानी कि परागकणों का निर्माण कैसे होता है वो। अब हम इसके अंदर पहुंचेंगे डिटेल में, अंदर डिटेल में मतलब ये जो परागकण है इसकी संरचना कैसी होती है, परागकण का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कैसे वो कोशिका बनेगी जो आगे जाकर निषेचन करेगी, ठीक है, जो आगे जाके मादा भाग तक पहुंचेगी, मतलब अंडाशय के अंदर तक पहुंचेगी। क्योंकि परागकण का आकार बेटा इतना बड़ा होता है कि वो वर्तिकाग्र पे जाके गिर तो जाएगा,
बट वर्तिका से होते हुए अंदर नहीं पहुंच पाएगा। तो इसमें ऐसा कौन सा भाग है परागकण में जो आगे जाकर निषेचन करेगा, वो रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, वो रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन। आप पहले हमें समझना है इस परागकण से नर युग्मकोद्भेद यानी कि नर युग्मक का विकास कैसे होता है। ठीक है, नर युग्मक का विकास कैसे होता है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा बेटा नर युग्मकोद्भेद का विकास। अब यहां से जो दो ऑब्जेक्टिव आपके लिए बन सकते हैं वो ये हैं। पहला, परागकोश खालिस्तान पाली वाली संरचना है, या परागकोश कैसी संरचना है। तो आप लिखेंगे बेटा द्विपाली और 4 कोष्ठीय। दूसरा क्वेश्चन, परागकोश का कौन सा स्तर बाद में नष्ट हो जाता है, अगर ये पूछे तो आप लिखेंगे मध्य स्तर। तीसरा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे लिख के बताना टैपिटम का कार्य क्या है। ठीक है, टैपिटम का कार्य मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। तो आई होप यहाँ तक अभी मैंने जितना भी आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा आपको। अब अगला टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जिसमें हम पूरा परागकण पढ़ेंगे। परागकण से नर युग्मकोद्भिद का विकास यानी कि मेल गैमेटोफाइट का विकास कैसे होता है वो पढ़ेंगे। नोट्स आपको अगर चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी कुछ चीजें फ्री हैं, बाद में कुछ चीजें पैड होने वाली हैं, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर तो रहे थे लेकिन सपोर्ट किसी ने नहीं किया, बहुत कम बच्चों ने सपोर्ट किया। तो मेरी आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आगे जाते जाते चीजें और इंटरेस्टिंग और मजा आने लग जाएगा आपको पढ़ने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए अपना फीडबैक कि आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, और क्या चेंजेस हमें चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।